हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था टेक्सोनॉमी, जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई कवक के बारे में। उसके बाद है पौधे, तो पौधों के बारे में समझते हैं। तो पौधों का अपना एक जगत है और पौधों का अपना एक भाग है, और पौधे का मानव जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। और पौधे का कहीं ना कहीं जो है कि महत्व है हमारे इस धरती पे, और पूरी तरह महत्व है पौधों का, क्योंकि पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पादप जगत टेक्सोनॉमी मतलब वर्ग की पार्ट 3। जैसे कि हमने इसमें बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसे हम वर्गीकी कहते हैं, और इसके जनक कैरोलस लिनियस है। जैसे यहाँ पर पादप जगत, तो प्लांट किंगडम में पहले नंबर पे है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो होते हैं इनके बॉडी में थैलस होता है, और ये सरल शारीरिक संरचना वाले होते हैं, बड़े सिंपल पौधे होते हैं, और ये खासकर जो है कि जलीय क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। कौन? थैलोफाइटा, इनका नाम लग रहा है ना, थैलोफाइटा। सरल संरचना वाले होते हैं। इसमें जैसे शैवाल आते हैं ना, लाल शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, जिसको हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, अलग अलग शैवाल से पढ़ते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरियस भी आते हैं, और उसके अलावा कवक हैं। और ये पौधे सर्वव्यापी, लगभग जहाँ पर जल क्षेत्र होता है, जहाँ पर जलीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे कि स्पाइरोगाइरा थैलोफाइटा का उदाहरण। फिर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में उभयचर, जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब होता है कि ऐसे जीवधारी जो स्थल पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो ये पौधे अधिकतर पानी के किनारे ही पाए जाते हैं, और कुछ पौधे होते हैं जो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो पानी के अंदर ही इनमें जो है जनन प्रक्रिया हो जाती है इनके बीजाणुओं के द्वारा। संवहनी ऊतक की अनुपस्थिति, अर्थात इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। जैसे कि उच्च वर्ग के पौधे जो है ना, तो उसमें जो है बच्चों की संवाहक ऊतक पाए जाते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम है वो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पानी के माध्यम से ही अपने सारे रिसोर्सेज को पूरा कर लेते हैं, इस कारण इसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक जैसे विकसित नहीं हुए। और विकसित कैसे होते हैं? जब किसी भी वस्तु की ज़रूरत होती है तो आदमी जो है कि उसके हिसाब से अपनी परिस्थिति को चेंज करता है, अपनी मतलब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है कि कार्य करता है, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है। तो उभयचर संवहनी ऊतक, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है मॉस और मार्केंसिया जैसे पौधे इसमें आते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जाइलम, कौन से ऊतक? जाइलम, जाइलम व फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। जिसमें जाइलम क्या करता है कि मिट्टी से खनिज तत्वों को, जल को अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जो फ्लोएम है वो क्या करता है? भोजन, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं उनको पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह है फ्लोएम का कार्य। तो टेरिडोफाइटा का बढ़िया एग्जाम्पल है फर्न। फर्न तो देखा ही होगा बच्चों आप लोगों ने, वो जो शादी विवाह में जो दूल्हे की गाड़ी सजाने के लिए, या जो दुल्हन का जो, ठीक है, जो जयमाल, जो उसके पीछे जो सजावट जिस पत्ती के से की जाती है वो एक्चुअली में फर्न है, जो कि टेरिडोफाइटा में आता है। लेकिन ध्यान रखें बच्चों कि ऐसे पौधों में पुष्प नहीं लगते हैं, न ही इसमें बीज के निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर हार्स टेल आ गया,
और मार्शीडिया। तो ये सब पौधे किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में। तो यहाँ बच्चों आपको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे पौधों का जो है कि विकास हो रहा है, वैसे वैसे उसमें अंतर आते जा रहे हैं ना। जैसे कि इसमें देखा तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक का कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें देखा तो इसमें भी जाइलम फ्लोएम ऊतक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक उपस्थित होते हैं, परंतु ये फ्लावर्स नहीं देते, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, फिर इधर आ गए जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब नग, मतलब खुला हुआ। स्पर्मा, स्पर्मा मतलब होता है बीज, जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक, ऐसे जो इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं, उनके फलों के अंदर बनने वाले जो बीज होते हैं उनके ऊपर आवरण नहीं होते हैं। तो अनावृत बीजी ये बहुवर्षीय होते हैं एवं सदाबहार होते हैं। बहुवर्षीय मतलब अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसी के अंतर्गत आने वाला एक विश्वविख्यात पौधा, जो विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, वो है आपका रेडवुड सिकोया, जो विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। सदाबहार, जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां झड़ती नहीं, इस पे पतझड़ का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि पाइनस है तथा साइकस ना। पाइनस है तथा साइकस, साइकस के द्वारा ही तो बीजांड, मतलब जो इसका सबसे बड़ा बीजांड होता है, साइकस के द्वारा ही तो जो साबूदाना है उसका जो है कि उसी से प्राप्त किया जाता है। और उसी साबूदाने से लोग जो है कि खिचड़ी बनाते हैं, फिर लोग व्रत रहते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं ना। यह है साइकस, जिसे पल्म के नाम से जानते हैं ना। शागोपाम। एंजियोस्पर्म, आवृत बीज। एंजियोस्पर्म मतलब ढका हुआ, इनके बीज जो है कि ढके हुए मिलेंगे, इनके जो आवरण होगा। अन्य नाम इनके पुष्पी पादप के नाम से जानते हैं, ये फलदार होते हैं। उसके बाद जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया आदि, तो इनमें जो है कि पुष्पी पौधों के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें जितने भी कह सकते हैं कि इसमें फल का निर्माण होता है, ये दोनों के दोनों जो पौधे हैं, ये दोनों को दोनों पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। इसमें फल का भी निर्माण होगा और बीज का भी निर्माण होगा। अब यहाँ पर पादपों में भेद क्या है? एक क्रिप्टोगैम्स है और दूसरा फैंडोगैम्स। कहने का मतलब है एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फ्लावर उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फ्लावर नहीं उत्पन्न करते हैं, है ना दोस्तों। तो उनका डेवलपमेंट तो होना ही है। तो जैसे फ्लावर जो उत्पन्न नहीं करते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर दिया है क्रिप्टोगैम, अप्रत्यक्ष जननांग, मतलब इनके जो जननांग होते हैं जिनके द्वारा ये बीजाणु का निर्माण करते हैं, वो दिखते नहीं है। बीज उत्पन्न करने में असक्षम, ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों के, अगर इसमें फ्लावर्स नहीं लग रहे हैं तो ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन इसमें स्पोर्स के निर्माण होते हैं, इसमें बीजाणु के निर्माण होते हैं, जिसके द्वारा ये करते हैं, मतलब जिसके द्वारा ये नए पौधे का डेवलपमेंट करते हैं। यही कारण तो है ना कि अधिकतर ये जल के किनारे पाए जाते हैं या जल में ही पाए जाते हैं, है ना बच्चों। आप लोग तो समझते ही। ठीक, ये तो आपको बेसिक जानकारी, मतलब एक तरह से जो है कि शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद है फैंडोगैम्स। ये पूर्ण विकसित जननांग होते हैं। इसमें स्त्री केसर, पुंकेसर, अंडाशय, बीजांड, ये सभी होते हैं ना। तो यहाँ देखिए, बीज उत्पन्न करने में सक्षम। क्या आप बता सकते हैं कि पौधों में बीज का निर्माण किस पौधे के किस भाग से होता है? हालांकि फ्लावर से होता है, लेकिन फ्लावर के अंदर किस भाग से होगा? बताइए, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट करें, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो बीज का निर्माण जो है बीजांड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? बीजांड के द्वारा। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्बुमिनस, एक होता है गैर एल्बुमिनस। एक होता है भ्रूणपोषी, एक होता है अभ्रूणपोषी ना। एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, जिसमें एक बीजपत्र हो उसे एक बीजपत्री, जैसे कि जौ हो गया, जैसे कि चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है? एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जैसे कि दाल हो गया, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, ठीक, आम हो गया, तो ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक बीजपत्री को पहचानना है, कैसे द्विबीजपत्री को पहचानना है, पौधों के लक्षणों के आधार पर। जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म, अर्थात दोनों के दोनों जो है फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये पुष्प उत्पन्न करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। जिम्नोस्पर्म हमने बताया ना सिकोया विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पौधा क्या है? यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है, और यूपी में तो उसे जो है बल्ली के नाम से जानते हैं। बल्ली का पेड़ तो जानते ही होंगे आप लोग, उसी को यूकेलिप्टस कहते हैं या सफ़ेदा कहते हैं। विश्व का जो है सबसे बड़ा वृक्ष किसका? एंजियोस्पर्म का। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो आ जाता है क्या? सिकोया, सिकोया जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, ये है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस है। तो यूकेलिप्टस जिसको सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही पौधों की बेसिक जानकारी बच्चों। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो पौधों का अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है बच्चों कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही, पौधों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण बीमारियां भी बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल भी घटेगा। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पौधों को बढ़ाएं, पौधों को काटें कम। इस पर सरकार भी ध्यान दे। और जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो आने वाले भविष्य में जब आगे तैयार हों या उनका जब जन्मदिन आए तो उस दिन ज़रूर पौधे लगाएं, या कोई पौधा काट रहा है तो उसे समझाएं कि पौधे को ना काटें। हालांकि सबकी ज़रूरतें होती हैं तो काटते हैं, लेकिन काटें ज़रूर, लेकिन पौधों को काटना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप पौधों को काट रहे हैं तो लगाइए, पहले पौधों को लगाइए, तैयार करिए। बहुत बहुत रेयर ऐसा हो तभी पौधे सूख जाते हैं, आप उन्हें काटें। अपने आप उनका लाइफ स्पान पूरा हो जाता है तो आप उन्हें काटिए। ठीक है, तो पेड़ बचाओ, देश बचाओ और वर्षा लाओ, ये नारा होना चाहिए। तो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। जीवन में अपने उद्देश्य को बनाए रखिएगा, और उद्देश्य को बनाए रखने के लिए आपका जो लक्ष्य है वो एक ही तरफ होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद। और आप लोग लगातार क्लास से जुड़े रहें, आपको क्लासें मिलती रहेंगी बच्चों, आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आग लगानी बाकी है, अभी तो भी आए हैं मैदान में। जय हिंद दोस्तों।